सुप्रभात बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वैदिक संस्कृति। इसके पिछले अध्याय में बच्चों आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसका नाम वैदिक संस्कृति है। इस वैदिक संस्कृति का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब देखिए कि इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों के आधार पर होती है, इसीलिए इसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। क्योंकि ये ऐसी संस्कृति है जिसका कोई भी भौतिक अवशेष नहीं मिला है। जैसा कि आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा होगा कि उसकी जानकारी हमें भौतिक अवशेषों के आधार पर होती है, लेकिन वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें वेदों के आधार पर होती है। अब ये देखते हैं कि इस वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो इसके निर्माता आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम पुरुष। अब बात आती है कि ये आर्य जो थे ये भारत के निवासी नहीं थे, तो ये कहीं बाहर से आए थे। तो बाहर से कहाँ से आए थे? तो अधिकांश विद्वानों का ये मत है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। फिर भारत में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पर बसे? तो देखिए, ये भारत में प्रवेश करने के बाद सप्त सैंधव नाम के प्रदेश में बसे हैं, जो कि आधुनिक समय का पंजाब है। और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों वाला क्षेत्र। ये 7 नदियां उस समय थी: सतलज, सिंधु, सरस्वती, रावी, झेलम, व्यास और चेनाब, जिसमें से सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि फिर जब हम आगे चलते हैं वैदिक संस्कृति में, तो जब 1000 ईसा पूर्व आते आते इस संस्कृति में हमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उस परिवर्तन के आधार पर वैदिक संस्कृति को 2 कालों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और बच्चों, ये वैदिक संस्कृति जो थी ये मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि इसके पहले आपने हड़प्पा सभ्यता को देखा था कि वो नगरीय सभ्यता थी। अब आइए देखते हैं कि वैदिक काल के सारे पक्षों को देखते हैं। उसकी राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक क्या था और धार्मिक जीवन क्या था। तो राजनीतिक जीवन में कई ग्रामों को मिलाकर विष बनता था और कई विष को मिलाकर जन बनता था। गांव का मुखिया ग्रामीण होता था, विष का मुखिया विषपति होता था, जन का जनपति होता था और जनपति को ही राजा भी कहा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वैदिक काल में राजा का जो पद था वो अनुवांशिक हो चुका था। अनुवांशिक का मतलब होता है कि अगला राजा राजा के परिवार से ही होगा, लेकिन राजा का पद अनुवांशिक था वैदिक काल में, लेकिन फिर भी वो निरंकुश नहीं था, क्योंकि सभा और समिति जैसे संगठनों का उल्लेख आता है ऋग्वेद में। ये दोनों समितियां राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी और इन्हीं के परामर्श से राजा अपना शासनकाज चलाता था। तो इस तरह से राजा का पद अनुवांशिक था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, उस पर सभा और समितियों का नियंत्रण था। और ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ब्राह्मणी जैसे पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है, जो राजा को उसके कार्यों में सहयोग देते थे। अब आइए देखते हैं सामाजिक जीवन। तो आर्य समाज जो था वो पितृसत्तात्मक सत्ता पर आधारित था, यानी कि जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मातृसत्ता के रूप में स्त्रियों को भी सम्मानीय स्थान प्राप्त था ऋग्वेद काल में। अब इसके बाद जो इसकी सबसे मुख्य चीज है सामाजिक जीवन में, वो हमें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं ऋग्वेद काल में। इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आया है। उस पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति होती है। अब आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये मूल रूप से तो पशुपालक थे। इनका मुख्य
काम पशुपालन करना था, लेकिन इसके साथ साथ ये खेती भी करते थे। और पशुधन जो था वही मुख्य संपत्ति मानी जाती थी। पशुओं में भी गाय का विशेष महत्व ऋग्वेद काल में बताया गया है। ये व्यापार भी करते थे और व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी। अब अगला आता है धार्मिक जीवन। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो मुख्य रूप से प्रकृति पूजक थे। ये प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी की, अग्नि की, जल की, वायु की, सूर्य की, वृक्ष की। और इंद्र और वरुण जैसे देवता की पूजा इन्होंने की है। वो देवता भी प्रकृति के ही प्रतीक माने जाते थे। जैसे इंद्र को वर्षा का प्रतीक माना गया है और वरुण को जल का प्रतीक माना गया है। और ऋग्वेद काल में अभी हमें मूर्ति पूजा का कोई भी प्रारंभ दिखाई नहीं देता है। अब आइए देखते हैं बच्चों इसका दूसरा भाग, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो जैसा कि आपने ऋग्वेद वैदिक काल में देखा कि राजा जो होता था वो एक छोटे से कबीले का शासक होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा प्रदेश का शासक होने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पांचाल जो था ऋग्वेद काल में वो एक कबीला था और उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है वो एक प्रदेश बन गया। और दूसरी मुख्य बात है राजनीतिक जीवन में उत्तर वैदिक काल के कि जो राजा की उत्पत्ति है उसको दैवीय माना जाने लगा। दैवीय उत्पत्ति का मतलब होता है कि राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर के अंश के रूप में माना जाता था। इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में राजा का महत्व और बढ़ गया। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद काल में हमने 3 अधिकारियों को देखा जो कि राजा के सहयोग के लिए होते थे, पुरोहित, सेनानी और ब्राह्मणी। अब उत्तर वैदिक काल में एक संग्रहित नाम का अधिकारी भी होने लगा जो कि कर की वसूली करता था। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में कोई निश्चित कर नहीं था। यहाँ पर एक बलि नाम का कर था जो कि प्रजा अपनी स्वेच्छा से देती थी, उसको राजा जबरदस्ती वसूल नहीं कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर ये संग्रहित नाम का अधिकारी ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जनता को जो कर देना था वो अनिवार्य था और यहाँ पर शुल्क नाम का कर वसूला जाता था। और राजतंत्र जो था ये तो शासन का मूल आधार था, लेकिन गणतंत्र का भी उदय उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में देखिए आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक ही था। परिवार, समाज की मूल इकाई परिवार ही थी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो अब कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा, यानी कि अब वर्ण व्यवस्था जो है वो और कठोर हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नई चीज की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल में, वो है आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ। यानी इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष की मान करके उसको 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो प्रारंभ से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था में वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था और 25 से 50 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ आश्रम में रहता था। फिर अपने गृहस्थ दायित्वों को पूर्ण करके 50 से 75 वर्ष की अवस्था में वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता था, जिसमें वो वन में चला जाता था। और 75 से 100 वर्ष की आयु में वो संन्यास आश्रम में रहता था। फिर आती है स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जबकि यद्यपि इनकी स्थिति सम्मानित थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ गिरावट देखने को मिलती है। अब भी उनको शिक्षा का अधिकार था और समाज में उनकी स्थिति सम्माननीय थी। अब आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में यहाँ भी हमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि उत्तर वैदिक काल में उनकी आजीविका का मुख्य साधन जो था आर्यों का वो कृषि हो गया। इसके साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे,
कृषि में धान और गेहूं की मुख्य उपज वो करते थे। और आर्थिक जीवन में हमें यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि में सुधार देखने को मिलता है। वो सुधार देखने को मिलता है कि सिंचाई के साधनों का विकास हुआ और हल जो है वो अब लोहे के होने लगे, जिससे गहरी जुताई होने लगी, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा और गोबर के रूप में उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा। तो इन चीजों से कृषि में सुधार हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और अब उत्तर वैदिक काल में कई व्यापारिक संगठनों का उदय हुआ, जैसे ट्रेडिंग और संघ, और इन व्यापारिक संगठनों के अपने नियम और कानून। और आगे देखते हैं बच्चों की आर्थिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल के शिल्प उद्योगों का उदय हुआ है, जैसे बुनाई के उद्योग, बर्तन निर्माण के उद्योग, धातु ढलाई के उद्योग, बढ़ईगिरी के उद्योग। इस तरह से हमें शिल्प उद्योग का उदय उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब आती है उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? ऋग वैदिक काल में इंद्र, वरुण और अग्नि जो महत्वपूर्ण देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व कम हो गया और उनका स्थान प्रजापति, विष्णु और शिव ने ले लिया। और उत्तर वैदिक काल में हमें मूर्ति पूजा का प्रारंभ दिखाई देता है। इस तरह से बच्चों आपने वैदिक संस्कृति के बारे में आज जाना। अब इसके आगे का अगले वीडियो में